हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ शुक्ला और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ चार्जेस। तो देखिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ चार्जेस। मतलब कहने का कि कोई भी बॉडी है, अगर हम लोग उसमें चार्ज को क्या करें, इकट्ठा करें, तो वही क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी में होता है, ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप की अगर हम लोग बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। पहला क्या है? डिस्क्रीट, और दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट का मतलब समझते हैं कि डिस्क्रीट का क्या मतलब है। मान लीजिए यहां पर ये कोई बॉडी है, यहां पर एक चार्ज है प्लस Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3, यहां पे चार्ज है Q4, यहां पे चार्ज है Q5। तो मतलब हम लोगों ने इस बॉडी पे देखा, यहाँ पे 5 चार्ज हैं और हम लोग यहाँ पे आराम से इन 5 चार्ज को अलग अलग देख सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के फॉर्म में। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जब फॉर्मूले पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना या कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए? एक डिस्क्रीट चार्ज के लिए। अगर मान लीजिए हमको इस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पे मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे Q1 के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लें, Q2 के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, Q3, Q4, Q5। मतलब हमारे पास गिनती के चार्ज है, तो हम लोग आराम से सबकी क्या E1, E2, E3 सबसे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी कैलकुलेट कर सकते हैं और उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर सम करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग को यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट, वो मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? E1, E2 प्लस डैश पांचों की हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइप होता है, दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मैनर। ये किस टाइप में है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट मैनर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग अगर बात करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी पे मान लीजिए खूब सारे चार्ज हैं, ये देखिए। अब बताइए, क्या आप लोग अब इन चार्ज को अलग अलग गिन सकते हैं? क्या अलग अलग आप लोग इस चार्ज को जान सकते हैं? अब मान लीजिए अगर इसे यहाँ पे एक कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब कहां तक एक एक चार्ज को लेंगे? यहाँ पे क्या मिलियंस ऑफ चार्ज है, यहाँ पे छोटी सी जगह में क्या है? मिलियंस ऑफ चार्ज यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहां से अब आपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मिलियंस ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी नहीं निकाल सकते, फिर उनका सबका वेक्टर सम करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है? इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ये यहाँ पे डिस्क्रीट में क्या था? सब चार्जेस को हम लोग अलग अलग देख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे, तो मैं नजदीक से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ चार्जेस अलग अलग है। लेकिन इसी चीज को अगर आप लोग आके दूर से देखोगे तो आपको ये पूरा लगेगा कि इस पूरे के पूरे एरिया पे, इस पूरे ऑब्जेक्ट में चार्ज क्या है? बिल्कुल फैला हुआ है। सिंपल सी बात है, आपने इंक लिया, इंक को ऐसे एक बार किया तो ऐसे 2-4 इसकी जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे पड़ गए। तो ये तो डिस्क्रीट मैनर हो गया ना। लेकिन आपने वही क्या किया? इंक उठाया और इंक ऐसे यहाँ पे डाल दिया, तो इंक क्या होगी? पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये पूरा, मान लीजिए ब्लैक कलर की इंक थी, यहाँ पे क्या हुआ? 5-6 ऐसे पॉइंट पड़े, लेकिन उसी को आपने ऐसे डाल दिया तो क्या हुआ आपका? तो आपका क्या हुआ? पूरा का पूरा क्या हो गया? ब्लैक हो गया स्पेस। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप लोग को क्या पूरे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग चार्ज को जो देखते हैं वो डिस्क्रीट मैनर में और कंटिन्यूअस मैनर में, दोनों टाइप से हम लोग चार्ज को देखते हैं। डिस्क्रीट मैनर में क्या होता है? बहुत छोटी क्वांटिटी में, जब हम लोग क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करते हैं, तब चार्ज का डिस्क्रीट मैनर होता है। लेकिन अगर हम लोग उसी को अगर बड़े लेवल पे स्टडी करने ले गए, तो हम लोग क्या करते हैं? ये जो इस चार्ज का डिस्क्रीट मैनर है ना, इसको हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं। मतलब कहने का, अभी आप लोग ने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब पढ़ा था क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन जब कोई बड़ी बॉडी होती है, जब किसी बड़े चार्ज के साथ हम लोग डील करते हैं, तो चार्ज के क्वांटम नेचर को हम लोग भूल जाते हैं, उसका हम लोग यूज
नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया डिस्क्रीट मैनर क्या है और कंटिन्यूअस मैनर क्या है। तो देखिएगा अब समझते हैं, हमको जो पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्योंकि हम लोग के जो सराउंडिंग में जो चार्ज है बेटा, वो चार्ज ऐसे तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर तो चार्ज से हम लोग डील नहीं करते। हम लोग तो 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम ऐसे चार्ज से डील करते हैं ना। तो ऐसे चार्ज से हम लोग डील करेंगे तो बड़े बड़े चार्जों से डील कर रहे हैं। जब बड़े बड़े चार्ज से डील करेंगे तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। और आपको पता है कि जो भी चार्ज होता है उसका जो डिस्क्रीट पैटर्न होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर कोई भी बॉडी हमारी चार्ज होती है तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, तभी ना उसके पास चार्ज लेके जाता है। तो कोई भी दो बॉडी है यहाँ पे मान लीजिए एक बॉडी है एक बॉडी है, ये मान लीजिए चार्ज है चार्ज नहीं, लेकिन अगर इसको यहाँ पे चार्ज पहुंचाना है तो ये भैया एक इलेक्ट्रॉन ये पहुंचाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। तो और एक इलेक्ट्रॉन पास चार्ज कितना होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल चार्ज होता है कि नहीं होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मतलब कहने का 0.0000019 टाइम जीरो लगाओ, उसके बाद कहीं 16 आएगा। तो मतलब इतना छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग कहां तक देखेंगे भैया क्या हुआ। तो यहां पर हम लोग इस नेचर को, क्वांटम नेचर के को चार्ज के निग्लेक्ट मान लेते हैं, समझे। अब देखिए, तो यहां पर अब हम लोगों को जो पढ़ना है अपने इस चैप्टर में आगे, अब हम लोग को डील किसके साथ करनी है, अब डिस्क्रीट के साथ हमको डील नहीं करनी है, हमको डील किसके साथ करनी है, कंटिन्यूअस चार्ज के साथ हमको डील करनी है। तो कंटिन्यूअस चार्ज के साथ डील करेंगे तो हम लोग मेनली 3 टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़ेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पढ़ेंगे एरिया चार्ज या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे देखेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वन डायमेंशनली चार्ज क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एरिया में 2 डायमेंशनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वॉल्यूम में 3 डायमेंशनली चार्ज क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग को इन्हीं से डील करना है। आपको यही तीनों अच्छे से समझ में आने चाहिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड प्लस नीट एंड IIT दोनों में पूछे जाते हैं। तो समझते हैं, देखते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन प्रैक्टिस वी डील विथ चार्ज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब हम लोग जो अपने यूज में एज प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं चार्ज को, तो वो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सो वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज एंड इमेजिन दैट द चार्ज इज स्पेयर, पूरे में क्या होगा, सेपरेट होगा। चार्ज इज सेपरेट इन अ रीजन इन अ कंटिन्यूअस मैनर। पूरे बॉडी में चार्ज एक कंटिन्यूअस मैनर में क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉडी है, अब इस बॉडी में क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। और वो जो क्यू चार्ज है ना, इस पूरी बॉडी में क्या है, पूरे में आपका पूरे बॉडी में क्या है, वो क्यू चार्ज पूरा क्या है, पूरा फैला हुआ है। इस पूरी बॉडी में एक क्यू चार्ज क्या है, आपका फैला हुआ है। मतलब आप लोग अगर ये चाहो कि आप लोग इस बॉडी को इतना कट कर लो और यहाँ पे टोटल क्यू चार्ज आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस पूरी बॉडी में एक क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे थोड़ी हर जगह पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई भी बॉडी है हमारे पास, इसका मास क्या है, m है। तो आप लोग देखोगे तो ये मास क्या होगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से ये चार्ज इस पूरी बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर हम लोगों को इस बॉडी से मान लीजिए r डिस्टेंस पे, इस बॉडी से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे क्या निकालना है हम लोगों को, F की वैल्यू निकालना है, फोर्स निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तब कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब देखो इस पूरे में तो क्यू चार्ज है ना, लेकिन अगर हम लोग इतना से एक स्मॉल एलिमेंट इसका काट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट में, और इस पूरी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्मॉल एलिमेंट में काट लेते हैं, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट में काट लेते हैं। तो उसका जो चार्ज होगा dq, बहुत स्मॉल, इसके कारण जो चार्ज होगा इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा बहुत स्मॉल होगा, कितना होगा, dq चार्ज होगा। और इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे
छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी कि नहीं बनेगी, कितनी बनेगी, डीई। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, डीई इज इक्वल टू 1/4πε0। और क्या होता है, Q/r² होता है। तो यहाँ पे Q क्या है, dQ/r²। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट के कारण इस जगह पे मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ सबकी डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। हर एलिमेंट की डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। हर एलिमेंट की डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करें, स्मॉल एलिमेंट के सबके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, सबको जोड़े। तो इस काम को करने में तो हमको सालों लग जाएंगे। तब इसके लिए आप लोगों को पता है कि अगर इस तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग को अब इस पूरी बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पी पे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई। तब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/4πε0 dQ/r²। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो यहां पर तो हुआ अबाउट द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग को जो मेन समझना है और मेन पढ़ना है वो हमको ये 3 टॉपिक आज कवर करने हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इनकी डेंसिटी, क्या, लाइन चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप लोग इतना कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास वायर है, कोई भी लाइन है, ऐसे हमारे पास ये कोई एक वायर है। अब इस वायर में इक्वली चार्ज पूरे में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। मान लीजिए इस पूरी की पूरी वायर का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, वो Q है, और ये जो चार्ज है इस पूरी पूरी लाइन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पूरी लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो L लेंथ है। तब हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब देखिए जो हमको मेन सीखना है वो क्या सीखना है, लाइन चार्ज डेंसिटी सीखना है। लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर इस पूरी की लेंथ L है तो हमको अगर एक यूनिट लेंथ में चार्ज की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। इस पूरी लेंथ, ये पूरी वायर की लेंथ क्या है, L, और इस पूरी लेंथ की वायर में, L लेंथ की वायर में टोटल चार्ज कितना है, Q। तो इसकी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी बोलेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बॉडी होती है, कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है वो क्या है, m, और इसका क्या है, वॉल्यूम क्या है, v। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरे वॉल्यूम का मास तो m है, लेकिन इसके यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी डेंसिटी बोलती हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो उसी प्रकार से अगर ये एक लेंथ है L, तो हम लोग क्या देखना है, अगर मान लीजिए हमको इसकी एक यूनिट लेंथ में चार्ज की वैल्यू निकालना है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी बोलेंगे। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और इसका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q है, और इसकी टोटल लेंथ क्या है, L। तो यहाँ पे ये लैम्डा क्या कहलाएगा, लैम्डा इज द लाइन चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या कहलाएगा बेटा, लाइन चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब इसकी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो क्या होता है आपका, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इसकी डिफिनेशन, द लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट। क्लियर। अब देखिए अगर हमको ये डेंसिटी इसकी पता है, तो अगर मान लीजिए हमने ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, टोटल लेंथ L है, तो इसका लेंथ क्या है, DL लेंथ है। तो इस DL लेंथ के बाद एक छोटा सा चार्ज होगा DQ। तो इस DQ की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाल सकते हैं, हमको इसकी डेंसिटी पता हो गई, लाइन चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, वो तो लैम्डा है। तो ये लैम्डा इनटू, अब देखिए अब ये लैम्डा है और ये लेंथ कितनी है, DL। तो हम लोगों को ये DQ की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। DQ क्या हो जाएगा, ये जितनी लेंथ होगी और इसकी डेंसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको इस DQ की वैल्यू मिल जाएगी।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी को निकालते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। अगर इसी वायर को मैं ऐसे गोल बना के रिंग बना दूं, देखिए एग्जांपल लिखिएगा, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, अगर मैंने इसको क्या बना दिया, रिंग बना दिया, अब इस पूरी पूरी रिंग में भी क्या है, चार्ज इसी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तब हमको अगर इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी हुई तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस पूरी पूरी रिंग में चार्ज कितना होगा, क्यू होगा। अब इसी को हमने क्या कर दिया, गोल कर दिया, तो क्यू अपान, अब देखिए अब हमको क्या जरूरत पड़ेगी, अब हमको इसके सरकमफेरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है इसके सरकमफेरेंस के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 पाई आर। तो अगर किसी भी रिंग की हमको डेंसिटी चाहिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो क्या होगा, क्यू अपान 2 पाई आर। तो ये तो हुआ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अब ये तो था वन डायमेंशनली अपन लोगों ने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड किया, लेकिन अभी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 डायमेंशनल। हमारे पास कोई एक एरिया है, इस पूरे एरिया में चार्ज आपका क्या है, पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस। क्लियर है। अब जैसे हम लोगों ने ये लाइन चार्ज डेंसिटी के बारे में देखा, वैसे हम लोग कैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पूरी सरफेस में चार्ज हमारा इक्वली क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पूरे के पूरे एरिया का, सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, ए, और यहाँ पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तब हमको इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना हुआ, तब उसको कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कहीं पर भी, अब मान लीजिए यहाँ पर, अब हमने हमारे पास एक कोई हॉलो स्फीयर है, क्या है, अब हमारे पास क्या है, हॉलो स्फीयर। उसके पहले इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होगी कूलाम पर, इसकी एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लिया है, डीए एरिया ले लिया, स्मॉल एरिया ले लिया, अब इस स्मॉल एरिया में चार्ज कितना होगा, चार्ज डीक्यू होगा। तो इस डीक्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब देखिए अगर मैं एग्जांपल एक और बताऊं इसमें, अब मैंने क्या ले लिया है, अब मैंने एक हॉलो स्फीयर ले लिया है, ठीक है, हॉलो स्फीयर। अब इस पूरे हॉलो स्फीयर में क्या है, हॉलो स्फीयर में पूरे में चार्ज आपका इक्वली पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर है तो चार्ज अंदर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो उसके सरफेस पे चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसकी सरफेस में टोटल चार्ज कितना मान लेते हैं, क्यू है। तब हमको इसकी अगर डेंसिटी निकालनी हुई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या निकालेंगे, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू अपन, अब किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ सकते हैं। क्लियर है। लाइन चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। बस एक एक वर्ड की आपको डिफिनेशन याद करना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होता है कि अगर स्पेस में, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में चार्ज क्या हो, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि हमारे पास अगर कोई भी एक सॉलिड है, या कोई भी हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है V, और इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना है, चार्ज Q, पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में क्या है, चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब देखिए, तब हम लोगों को अगर इसकी डेंसिटी निकालना हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना हो, तो क्या करेंगे,
अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। इसका टोटल वॉल्यूम तो V है, V वॉल्यूम में तो चार्ज Q है, लेकिन इसके एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, वही इसकी क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अब इसके पास क्या है, टोटल चार्ज कितना है, Q अपॉन V। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने एक छोटा सा वॉल्यूम इसका काट लिया, अब ये वॉल्यूम कितना है, ये टोटल डी वी स्मॉल वॉल्यूम है। अब यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज की वैल्यू होगी, वो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू। तब हमको इस चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो हमको इसकी डेंसिटी पता है रो, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी। तो इसका भी एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में एग्जांपल देखिएगा, सॉलिड स्फीयर में ओवर द स्फीयर, पूरे स्फीयर में चार्ज क्या है, पूरा इसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा अंदर इसमें खूब चार्ज भरा हुआ है। तब इसके देखिएगा टोटल चार्ज कितना है, इसके अंदर Q है और इसकी रेडियस क्या है, R है। तब हमको अगर इसकी डेंसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो इज इक्वल टू Q अपॉन, अब इसका जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो कितना होता है, 4/3 पाई R Q। तब हम लोग इस प्रकार से इसकी डेंसिटी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। हमको क्या देखा हम लोगों ने, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने इन तीनों में डेंसिटी को निकाल देखा। एक्चुअली इसको पढ़ने के पीछे का रीजन ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हो या कूलम्ब लॉ से फोर्स निकालने को, वो सारे फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज। वो सारे फॉर्मूला सिर्फ वैलिड किसमें होंगे, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होंगे। लेकिन हम लोग को डील किसके साथ करना है, हमको डील करना है ऑब्जेक्ट के साथ, बड़े ऑब्जेक्ट के साथ जो कि पॉइंट चार्ज नहीं है। तब उनके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फोर्स निकालना हुआ, तो उसके लिए हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी थी। तो इसीलिए हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है, और अभी अपन लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे, इसका यूज करना सीखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा फर्दर, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसके एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।